हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 16 कवर करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 16 का नाम है फिस्कल पॉलिसी। जल्दी से देखते हैं बेटा इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। पहला टॉपिक जो हमें कवर करना है दैट इज पब्लिक फाइनेंस और उसकी केवल मीनिंग हमारे सिलेबस में है। नंबर 2 इज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में भी केवल हमें मीनिंग पढ़ना है और उसके इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं और इसका इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक भी है। इंस्ट्रूमेंट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है टैक्सेस के बारे में, टैक्सेस में पढ़ना है हमें मीनिंग, टैक्सेस के टाइप्स और टैक्सेस में डिफरेंसेस। फिर हमें पढ़ना है पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में। पब्लिक एक्सपेंडिचर में पढ़ना है हमको मीनिंग और इंपॉर्टेंस। ये इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक ना बहुत ही ज्यादा बड़ा है। फिर हमें पढ़ना है पब्लिक डेट के बारे में। पब्लिक डेट में हमें पढ़ना है बेटा केवल मीनिंग और मेथड्स ऑफ डेट रिडेम्पशन। फिर हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग की केवल मीनिंग ही हमारे सिलेबस में है। तो बहुत सारा टॉपिक ऐसा है जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं आ रहा है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ 2020-21। तो केवल आपको यही सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं ये इस साल के एग्जाम के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से पढ़ते हैं व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस और व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी। पब्लिक फाइनेंस एक बड़ा टॉपिक है। फिस्कल पॉलिसी उसका एक सब पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा। पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? इट इज कंसर्न विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज और गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के पास कहां कहां से पैसा आ रहा है, क्या क्या सोर्सेज हैं उसके, गवर्नमेंट कहां कहां पैसा खर्च कर रही है, उसकी अगर स्टडी करें तो उसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक फाइनेंस। जो फिस्कल पॉलिसी है उसका क्या मतलब होता है, आइए जल्दी से देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द पॉलिसी अंडर विच द गवर्नमेंट यूज द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टैक्सेशन। ये वाला इंस्ट्रूमेंट्स, द गवर्नमेंट यूज द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक स्पेंडिंग मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर and public borrowing to achieve various objectives of economic policy। अभी इकोनॉमिक पॉलिसी और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट कैसे कैसे इस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करती है, अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो वो टॉपिक कहलाता है हमारा फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, अब देखो पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है, ये पढ़ते हैं। पब्लिक रेवेन्यू का मतलब क्या है, गवर्नमेंट के पास किस किस सोर्सेज से पैसा आ रहा है, उसको सारे सोर्सेज को हम लोग जोड़ दें तो उसे बोलेंगे पब्लिक रेवेन्यू। इनकम ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। इंस्ट्रूमेंट्स हमें बहुत डिटेल में पढ़ने हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स तीन तरह के हैं, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक बोरोइंग। जल्दी से यहां तक नोट करो, बढ़ता हूं इसके आगे और इन तीनों के बारे में हम लोग इन डेप्थ पढ़ाई करने जा रहे हैं। जल्दी से नोट करिए। टैक्सेशन, टैक्सेशन क्या होता है भाई, वो पैसा जो कंपल्सरीली जनरल पब्लिक को पे करना पड़ता है टू द गवर्नमेंट। अब ये आप किसी भी चीज के लिए पे कर सकते हो, आप जो कमा रहे हो उस पर पे करोगे तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन। आप इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करते हो, आपने गुड्स खरीदी या कोई सर्विसेज कंज्यूम की, उसके बदले में भी आपने कुछ पैसा भरा, तो दिस इज अ कंपल्सरी पेमेंट विच इज गिवन फ्रॉम अ पर्सन टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अभी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है इसको मेजरली, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की केवल मीनिंग और डिफरेंसेस ही सिलेबस में है। आपकी बुक में मेरिट्स डिमेरिट्स भी दे रखे हैं, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब भाई डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या, वो टैक्स जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं एक आदमी है, इसका नाम है मिस्टर ग्रे। अब मिस्टर ग्रे, अब इनके पास बहुत सारा पैसा हर साल कमाते हैं, मान लेते हैं 10 लाख रुपए साल का कमाते हैं। इस 10 लाख पर कुछ परसेंट पैसा इन्हें, मान लेते हैं 20% पैसा इन्हें पे करना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि इसका बर्डन किसी और पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। मिस्टर ग्रे पैसा कमा रहे हैं तो मिस्टर ग्रे को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। वेयरएज इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ना, जो कंज्यूम करेगा केवल वो ही टैक्स देगा। मान लेते हैं यहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और ये मोबाइल फोन, ठीक है, अब इनमें से बहुत सारे लोग थे, इन्होंने मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है ना, तो टैक्स किसको पे करना पड़ेगा, इन पर्टिकुलर पर्सन को, बाकी सबको पे नहीं करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं, जो एट द लास्ट कंज्यूमर होगा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात समझ में आए? डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया सकता है टू द लास्ट कंज्यूमर। ठीक, अब कुछ और टैक्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं। पहला होता है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन क्या होता है बेटा, व्हेन रेट ऑफ टैक्सेशन रिमेन्स द सेम एज द इनकम ऑफ टैक्स पेयर इंक्रीजेस। इनकम बढ़ रही है लेकिन टैक्स का रेट सेम है, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। इनकम बढ़ रही, टैक्स का स्लैब सेम है। फिर आगे बढ़ते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन।
रेट ऑफ टैक्सेशन इंक्रीजेस एज द टैक्स पेयर्स इनकम इंक्रीजेस। भाई जैसे जैसे टैक्स पेयर की इनकम बढ़ती जाएगी रेट ऑफ टैक्सेशन भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन पर। यहां क्या लिखा है, रेट ऑफ टैक्सेशन डिक्रीजेस एज टैक्स पेयर्स इनकम इंक्रीजेस, मतलब जितना ज्यादा कमाओगे उतना कम टैक्स देना पड़ेगा। रेट ऑफ टैक्सेशन डिक्रीजेस एज द टैक्स पेयर इनकम इंक्रीजेस। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे बढ़ते हैं और अगला है डिग्रेसिव टैक्सेशन। रेट ऑफ टैक्सेशन डज नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन एज द इंक्रीज इन इनकम, मतलब इनकम बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन टैक्स बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इनकम का जो रेट है ग्रोथ का वो ज्यादा है और टैक्स का ग्रोथ का रेट कम है। क्लियर? तो ये चार तरह के भी टैक्सेशन समझ में आ गया आपको। प्रोपोर्शनल क्या होता है, मतलब रेट ऑफ टैक्सेशन सेम होता है, इनकम बढ़ रही है। प्रोग्रेसिव क्या होता है, रेट ऑफ टैक्सेशन भी बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रही है। रिग्रेसिव क्या होता है, रेट ऑफ टैक्सेशन कम होता है जैसे इनकम बढ़ती है। और डिग्रेसिव क्या है, इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और टैक्स का रेट उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है। जल्दी से ये नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक पर। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है बच्चे, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज। गवर्नमेंट कहां कहां पैसा खर्च कर रही है उसी को बोलते हैं हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर। हमारे सिलेबस में इसका इंपॉर्टेंस ही केवल सिलेबस में है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस में हमें क्या पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो पहला टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन, मतलब जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है उससे प्रोडक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा। तो पहला लिखा है इट हेल्प्स इन जनरेटिंग इनकम्स, ठीक है ना। दूसरा क्या लिखा है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द पीपल। अभी क्या बोला, अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है एजुकेशन पर, ट्रेनिंग पर, डेवलपमेंट पर, तो उससे क्या होता है कि स्किल्ड लेबर आते हैं। जब स्किल्ड लेबर आएंगे काम करने के लिए, स्किल्ड वर्कफोर्स होगी हमारे पास, तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इट हेल्प्स इन जनरेटिंग इनकम्स, इसी पॉइंट से रिलेटेड है। इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग एसेंशियल रॉ मटेरियल्स या इनपुट्स। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट देखती है कि जो बहुत ज्यादा एसेंशियल रॉ मटेरियल्स हैं उनके प्रोडक्शन में भी हेल्प करना शुरू कर देती है ताकि शॉर्टेज जैसी सिचुएशन ना आ पाए। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ये एसएसएस क्या है बेटा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का मतलब क्या होता है आपका, ओल्ड एज पेंशन एंड ऑल, ठीक है ना। अभी गवर्नमेंट अगर इस तरह की स्कीम्स प्रोवाइड करती है तो लोगों के मन में कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैं अच्छे से काम कर सकता हूं, मेरा जो बुढ़ापा है वो सिक्योर कर रखा है गवर्नमेंट ने। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो वो अच्छे से प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट के खर्चे से कंट्री में इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगी ये पढ़ना है हमें। तो यहां लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। जिस भी कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, उस कंट्री में ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप ही से पूछे पाकिस्तान में क्या पैसा इन्वेस्ट करोगे, वहां का तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो वहां पर इन्वेस्टर्स पैसा लगाना नहीं चाहते हैं। तो जिस भी कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्ट है, वहां पर ऐसे दंगे नहीं होते हैं, वहां पर बिल्कुल प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है लॉ, वहां पर प्रोड्यूसर्स अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ मानते हैं। ठीक है, तो यहां लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। नंबर 2 पॉइंट, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिक ओवरहेड्स। ये इकोनॉमिक ओवरहेड्स क्या हो गया, मतलब प्रॉपर रोड्स फैसिलिटी हो, प्रॉपर आपका सैनिटेशन हो, प्रॉपर पावर हो, ये सारी चीजें अगर मिलेंगी तो वहां पर प्रोड्यूसर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाता है। अगर एक ऐसा एरिया हो जहां पर ये सारी फैसिलिटी ना हो, पावर ही नहीं हो, बैकअप ही नहीं हो उस चीज का, रोड्स ही ना बनी हो, ठीक है ना, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं करना चाहेगा। तो सोशल ओवरहेड्स को डेवलप करती है गवर्नमेंट सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग वहां उस पर्टिकुलर एरिया में इन्वेस्ट कर सकें। थर्ड है फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सब्सिडीज। अभी आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले चाइना से बहुत सारी कंपनीज छोड़ के जा रही थी, तो यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को हमारे वहां कुछ सब्सिडीज ऑफर की कि हमारे स्टेट पर आकर आप अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर लें। तो उससे क्या हो जाएगा, अगर वो कंपनीज आती हैं तो वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगी, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कभी कभी गवर्नमेंट या सरकारें प्रोवाइड करती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर सकें, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूसर्स अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकें। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सारे पॉइंट्स आप एज इट इज लिख के आ सकते हो पेपर में, नंबर मिल जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, आपने सुना होगा कई बार हमारी कंट्री में कि भाई अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, तो उसके बीच में ब्रीच बहुत ज्यादा है। उस ब्रीच को कम करने के लिए सरकार बहुत सारे योजनाएं लेकर आती है। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं पढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर इन प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, एसएसएस मैंने बताया अभी आपको, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ, इस तरह की चीजें लेकर आती है ताकि जो पुअर लोग हैं, ये प्रायोरिटी किसको दी जाती है, पुअर लोगों को दी जाती है, ताकि जो रिच अमीर लोग और गरीब लोग के बीच में जो दूरी है उसको कम किया जा सके, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल किया जा सके। Subsidies may be given to producers to set up industries in rural areas so as to remove regional disparities। आप देखते होंगे भाई कि मुंबई बहुत डेवलप्ड है, दिल्ली बहुत डेवलप्ड है, लेकिन बहुत सारे एरिया जो इंडिया के ऐसे हैं जो डेवलप नहीं हुए हैं, उनमें रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। तो रीजनल डिस्पैरिटी को कम करने के लिए सरकार इंडस्ट्रीज को मुआवजे देती है, सब्सिडीज देती है, ताकि आप आए उस पर्टिकुलर रूरल एरिया में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करें, ताकि वहां का भी डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके। समझ में आया आपको इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ते हैं। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे कैसे इफेक्ट करता है गवर्नमेंट का पैसा खर्चा करना। पहला, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन। ये वाला पॉइंट देखो, इस वाले पॉइंट से रिलेटेड है, इस वाले पॉइंट से, पहले वाले प्रमोशन से। इफेक्ट एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन मेडिकल सब्सिडीज increases the efficiency of the people and thereby contributes to economic development। अगर किसी भी पर्टिकुलर आप लोगों के बारे, लेबर के बारे में बात करते हैं, वर्कर्स के बारे में बात करते हैं, अगर गवर्नमेंट ने उसकी हेल्थ फैसिलिटी फ्री में कर दी, एजुकेशन उसके बच्चों की और उसकी फ्री कर दी, और उसको बैकअप दे दिया, उसको सोशल सिक्योरिटी स्कीम दे दी, उसको पेंशन दे दी, तो बट ऑब्वियस सी बात है वो मन लगा के काम करेगा, उसमें देश की तरक्की होना ही होना है। क्लियर? तो वही लिखा है यहाँ पर, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन मेडिकल सब्सिडीज इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द पीपल एंड देयरबाय कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये पॉइंट भी आप एज इट इज लिख सकते हो। लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, दैट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आपको पता होगा कि बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर, कि कभी बहुत इन्फ्लेशन हो गया, बहुत महंगाई बढ़ गई, बहुत डिप्रेशन हो गया, बहुत ही डिप्रेशन का मतलब क्या, लोगों के पास पैसा ही नहीं खर्च करने को। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ रिजर्व्स रखना चाहिए, सो दैट ये एक तरह से एंटीडोट का काम करे। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, पब्लिक पीई इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी यूज्ड एज द एंटी साइक्लिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर ब्रिंगिंग अबाउट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जैसे आज की कंडीशन देखिए, लोगों के पास रोजगार जा रहा है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को अपनी तरफ से रोजगार प्रोवाइड करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इकोनॉमी में, ताकि ये जो प्रॉब्लम है इससे जल्दी से जल्दी हमारी इकोनॉमी निकल सके। दूसरा क्या मैंने बताने की कोशिश की, अगर इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बहुत ज्यादा होती है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देना चाहिए, ताकि लोगों के पास पैसा कम पहुंचे और इस तरह की प्रॉब्लम को सही किया जा सके। डिफ्लेशन, जैसे आज की सिचुएशन चल रही है भैया, डिफ्लेशन में क्या है, गवर्नमेंट को और बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाए। ये पॉइंट्स आप एज इट इज नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में बहुत इलेबोरेट करके दे रखा है। अगर आप इस तरह भी पेपर में लिखकर आओगे तो भी आपको नंबर 100% मिल जाएंगे। जल्दी से नोट करिए, बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक पर। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने आज के लास्ट टॉपिक पर। लास्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक डेट। पब्लिक डेट क्या होता है, वो पैसा जो सरकार ने लोन ले रखा है, या तो अपने देश के लोगों से या किसी और के देश के लोगों से। तो यहां लिखा है, इट इज अ डेट व्हिच गवर्नमेंट ओज टू इट्स सब्जेक्ट्स और टू द नेशनल्स ऑफ अदर कंट्रीज। अभी ये टॉपिक बहुत बड़ा था, लेकिन इसका सिलेबस इतना कम कर दिया गया है कि केवल इसका एक ही टॉपिक हमारे सिलेबस में है इस साल। वो क्या है, मेथड्स ऑफ डेट रिडेम्पशन। मतलब जो हमने उधार ले रखा है, सरकार ने जो उधार ले रखा है, सरकार उसको कैसे चुकाएगी, कैसे वापस करेगी, ये हमें पढ़ना है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। तो चलो, पहला क्या है, रेप्यूडिएशन ऑफ डेट। भाई मजेदार पॉइंट है। रेप्यूडिएशन ऑफ डेट का मतलब होता है सरकार मुकर गई, सरकार ने मना कर दिया, भाई साहब हम तो पैसा वापस करेंगे ही नहीं आपका। रेप्यूडिएशन ऑफ डेट समझ में आ रही है आपको, मतलब क्या है, सरकार ने मना कर दिया, आई कैन नॉट रिफंड द मनी। तो रेप्यूडिएशन ऑफ डेट में क्या होता है, इट मींस रिफ्यूजल टू पे अ डेट। इसका कीवर्ड दिखा देता हूं, रिफ्यूजल टू पे अ डेट। तुमको लग रहा है क्या अजीब बात बता रहे हैं सर, रेप्यूडिएशन ऑफ डेट समझ में आ गया, सरकार ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा पैसा, जो जाओ जो करना है कर लो। इसका मतलब यही है, पहला तरीका यही है इनका वापस करने का लोन। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं रिफंडिंग। रिफंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, थोड़ा थोड़ा करके पैसा वापस करती है। अभी एक तरह से समझते हैं, रिफंडिंग का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने नए
बॉन्ड्स इशू कर दिए पुराने लोन को चुकाने के लिए। रिफंडिंग का मतलब क्या है, मतलब बड़ी अच्छी तरीका है। मैं मान लेते हैं ए से मैंने पहले पैसा ले रखा था और मुझे ए को पैसा वापस करना था, तो मैंने बी से पैसा लेकर ए को वापस कर दिया। दिस इज रिफंडिंग। वाह, अजीब ही तरीका है। मतलब गवर्नमेंट का तो कुछ गया ही नहीं अपने पास से, गवर्नमेंट ने किसी और से मतलब और फंड और बॉन्ड्स इश्यू कर दिए और किसी से लोन लेके पुराने वाले लोन को चुका दिया। इसे बोलते हैं हम लोग रिफंडिंग। क्लियर है। थर्ड है डेट कन्वर्जन। डेट कन्वर्जन। अच्छा भाई, डेट कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि भाई पुराने डेट को किसी नए डेट में कन्वर्ट कर देना, पुराने लोन को किसी नए लोन में कन्वर्ट कर देना। ये क्या बोल रहा हूं मैं, मान लेते हैं पहले आपका कोई लोन था, वो 10% के रेट से था, सरकार आपको 10% के रेट से इंटरेस्ट पे कर रही थी। अभी सरकार ने कहा कि भाई आपको पैसा वापस करना है, चलो पैसा तो वापस नहीं कर पाऊंगी मैं, तो आपका जो लोन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं, आज से आपका लोन 12% लोन होगा। मतलब इंटरेस्ट चेंज कर दिया, एक लोन को दूसरे लोन में कन्वर्ट कर दिया, वापस नहीं किया है, केवल एक लोन को दूसरे लोन में कन्वर्ट कर दिया है सरकार ने। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, इट मींस एक्सचेंज ऑफ न्यू डेट फॉर द ओल्ड डेट। ठीक है ना, इट मींस एक्सचेंज ऑफ न्यू डेट फॉर द ओल्ड डेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट पॉइंट पे। इनफैक्ट नेक्स्ट पॉइंट है बजटरी सरप्लस। बजटरी सरप्लस मतलब ये तो अच्छा पॉइंट है। बजटरी सरप्लस का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ने बजट में ही प्रोविजन बना दिया है कि जितना भी सरप्लस आएगा, जितना भी पैसा हम लोग इस साल कमाएंगे, उसका 10% हम लोग लोन चुकाएंगे। इस तरह करके, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरह गवर्नमेंट करके प्रोविजन बनाती है हर साल के बजट में। तो हो सकता है गवर्नमेंट ने अगले फाइनेंशियल ईयर के बजट में प्लान कर रखा है कि जितना भी हमारा देश प्रॉफिट कमाएगा, उस प्रॉफिट का 10% हम लोन चुकाने में दे देंगे। तो एक ये तरीका भी है रिफंड करने का पैसे, या मेथड्स ऑफ डेट रिडेम्पशन, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं इसी में। फिर है टर्मिनल एन्युटीज। टर्मिनल एन्युटीज। टर्मिनल एन्युटीज का मतलब होता है बेटा इंस्टॉलमेंट पे पैसा वापस कर देना। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग लोन लेते हैं, हम लोग इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस करते हैं, वैसे सरकार भी आपका पैसा इंस्टॉलमेंट में वापस करती है, उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल एन्युटीज। फिर बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक पर, और उसका नाम है एक्सपोर्ट लेवी। एक्सपोर्ट सरप्लस, सॉरी एक्सपोर्ट सरप्लस। मतलब सरकार ने बोला भाई अब मैं जब गुड्स एक्सपोर्ट करूंगी तो वहां से जो पैसा आएगा उससे आपका लोन चुका देंगे। वाह भाई वाह, ऐसा भी होता है वैसे, लेकिन भाई बता रखा है तो बता रहा हूं आपको। एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब क्या हुआ, अगर सरकार ने गुड्स एक्सपोर्ट किए, वहां से पैसा आया, वहां से पैसा आपको लेकर चुका दिया जाएगा। और एक्सपोर्ट सरप्लस से मेजॉरिटी इंटरनल डेब्ट्स ही चुकाया जाता है। आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, द मेथड डिस्कस्ड अबव आर यूज्ड टू पे इंटरनल डेट। देश के अंदर का लोन चुकाने के लिए एक्सपोर्ट सरप्लस ज्यादातर यूज होता है। और आखिरी जो पॉइंट बताने जा रहा हूं ना आपको, वो आपको सुन के मजा आ जाएगा, वो है कैपिटल लेवी। आपकी बुक में और भी पॉइंट लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो, कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना। कैपिटल लेवी का मतलब क्या होता है, कैपिटल लेवी का मतलब क्या है कि सरकार ने एक हैवी वन टाइम टैक्स चार्ज कर दिया बहुत सारे लोगों के ऊपर। सरकार ने बोला कि मैंने डेवलपमेंट किया है, मैंने यहाँ रोड्स बनाई, मैंने यहाँ ब्रिजेस बनाए, यहाँ मैंने मेट्रो स्टेशन बना दिया, यहाँ एयरपोर्ट बना दिया, उसको बनाने से आपका जो प्रॉपर्टी है उसके रेट में बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन हो गया है। तो ऐसा करो, चलो 10% टैक्स निकालो, 15% टैक्स निकालो, एक तरह का एक बार कैपिटल लेवी लगा दिया, वंस फॉर ऑल। क्लियर करेंगे तो क्या होगा, जनरल पब्लिक को वो टैक्स देना पड़ेगा, उस टैक्स से जो पैसा गवर्नमेंट के पास कलेक्ट होगा उस पैसे से भी डेट रिडेम्पशन किया जाता है। मतलब कायदे की बात क्या है, एक कान से ना पकड़ के दूसरे कान से पकड़ लो भाई। मतलब पब्लिक को वापस करना था पैसा, पब्लिक से ही मांग लिया इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, और फिर पब्लिक को वापस कर दिया। समझ में आ रही कि नहीं बात, क्लियर है, समझ में आया। पब्लिक डेट और मेथड्स ऑफ डेट रिडेम्पशन 110% पेपर में आएगा ही आएगा, 100%। इसमें से कोई भी आप पढ़ लो, 6 पॉइंट प्रिपेयर कर लो, पेपर में 100% मिलेंगे। लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग, और ये लास्ट टॉपिक है बिल्कुल। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल इसकी मीनिंग ही है। अच्छा, ये डेफिसिट फाइनेंसिंग होता क्या है, अभी गवर्नमेंट के ना एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट्स कम है, मतलब खर्चे ज्यादा है, रिसिप्ट्स कम है। तो ये जो डिफरेंस, ये जो ब्रीच होता जा रहा है, भाई वैसे बोलो मेरे खर्चे ज्यादा है, कमाई कम है, तो इस ब्रीच को पूरा करने के लिए सरकार नई करेंसी को प्रिंट करता है, मतलब क्रिएशन ऑफ न्यू मनी करता है। इस क्रिएशन ऑफ न्यू मनी को ही बोलते हैं हम लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग। मतलब कमी को पूरा करने के लिए नए नोटों का छपाई कर दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या लिखा है, मींस मीटिंग
बुक में भी लिखा है डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस मीटिंग द डेफिसिट बिटवीन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू थ्रू क्रिएशन ऑफ न्यू मनी। मैंने समझा भी दिया आपको क्या होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, सॉरी क्रिएशन ऑफ न्यू मनी सो एज टू मीट द डेफिसिट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम। क्लियर है कि नहीं क्लियर? डेफिसिट फाइनेंसिंग में समझ में आ गया। नए नोट छापने को डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। भाई ये चैप्टर में केवल इतना ही टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन पढ़ना बहुत लिमिटेड है इस चैप्टर में, तो जल्दी जल्दी से पढ़ लीजिएगा। थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत बच्चों को बोरिंग भी लगता है, तो कोशिश की है मैंने आपको बहुत शॉर्ट में और टू द पॉइंट पढ़ाने की, ठीक है ना। तो यहां तक नोट करिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डाउट सॉल्विंग वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उस करने के लिए आपको इंस्टाग्राम पर मेरे को डीएम करना है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑलराइट क्लास, दिस वाज शुभम जगदीश, थैंक यू।